इमेजिन करो, एक गरीब लड़का एक छोटे से गांव में जो हर दिन 17 घंटे खेतों में काम करता है केवल एक वक्त के खाने के लिए। अब इमेजिन करो कि इसी लड़के ने आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बना दी। ये कहानी है होंडाई के फाउंडर चंग जुयंग की। चंग जुयंग का जन्म 1915 में हुआ था, कोरिया में एक छोटे से गांव में। उन्हें बचपन में दिन रात अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कई दिन होते थे जब फैमिली के पास एक वक्त का खाना भी नहीं होता था। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है, अपने लिए भी वो एक बेटर जिंदगी जीना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा कि पास के एक शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लग रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की ज़रूरत है। यह पढ़ते ही वो सोच में पड़ गए और उनकी धड़कनें तेज हो गई। और 1932 में 16 साल की उम्र में चंग ने एक चौंक देने वाला फैसला लिया। वो अपना घर छोड़कर शहर भागने वाले थे। एक रात चंग अपने दोस्त के साथ चुपके से शहर की ओर निकल पड़े। करीब 160 किलोमीटर चलने के बाद वो कुवन शहर पहुंचे और वहाँ कंस्ट्रक्शन लेबर का काम ले लिया। काम काफ़ी मुश्किल था और कमाई काफ़ी कम, लेकिन चंग काफ़ी खुश थे क्योंकि वो लाइफ में पहली बार इंडिपेंडेंटली कमा पा रहे थे। करीब 2 महीनों तक ये सिलसिला चला, जिसके बाद वो पकड़े गए। चंग के फादर ने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें वापस गांव आकर फार्मिंग में लगना पड़ा। उनके लौटने से उनकी फैमिली तो काफ़ी खुश थी, लेकिन चंग खुश नहीं थे। इन 2 महीने के काम ने चंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियरिंग का पैशन जगा दिया था। वो जानते थे कि खेतों में काम करने से वो कभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इसलिए वो 2 बार भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही बार उनके फादर उन्हें कुछ ही दिनों में ढूंढ लेते हैं। फाइनली 1934 में 18 की एज में वो अपना 4th एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता। वो सियोल पहुंचते हैं, जो आज के दिन साउथ कोरिया का कैपिटल है। वहाँ उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेबर, फिर फैक्ट्री वर्कर और फिर फाइनली उन्हें वोक्यम राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब मिली। कस्टमर और शॉप ओनर उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस थे कि 6 महीने के अंदर ही उन्हें डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने की जिम्मेदारी मिल गई। जिसके बाद चंग ने काफ़ी मेहनत की और अपने बलबूते इस शक को ग्रो किया। 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ गए और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। चंग की मेहनत को देखते हुए उन्होंने स्टोर को चंग के हवाले कर दिया। 22 साल की उम्र में चंग अब एक एम्प्लॉय से बिजनेस के ओनर बन चुके थे। अगले 2 सालों में चंग ने और मेहनत की, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस तेजी से ग्रो हुआ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल कि तभी एक ट्रेजेडी हो गई। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और उस समय कोरिया में जापान का रोल था। जापानीज चाहते थे कि उनकी मिलिट्री को वॉर के समय सफिशिएंट राइस सप्लाई मिलती रहे, जिसके चलते उन्होंने सभी राइस शॉप्स की ओनरशिप ले ली। चंग से भी उनकी राइस शॉप छीन ली गई और सालों की मेहनत से बना हुआ बिजनेस एक ही झटके में खत्म हो गया। चंग काफ़ी दुखी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो अब ऐसा बिजनेस ढूंढने लगे जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था। बहुत जल्द उन्होंने कार रिपेयर बिजनेस में जीरो डाउन किया और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एडो सर्विस गैरेज खोला। लेकिन इस बार किस्मत इतनी खराब थी कि खुलने के 1 महीने बाद ही गैरेज में आग लग गई और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी। उन्हें अपना लोन भी चुकाना था और कस्टमर को भी आज से होने वाले उनके लॉस के लिए कंपनसेट करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी अच्छा गैरेज खड़ा किया। चंग ने देखा कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते थे। इसलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस बनाया। जहाँ कॉम्पिटिटर्स को एक सर्टेन रिपेयर के लिए 20 दिन लग जाते थे, वही चंग का गैरेज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर देता था। उनका गैरेज इतना सक्सेसफुल हुआ कि अगले 3 साल में यानी 1943 तक उनकी वर्कफोर्स 80 एम्प्लॉयज़ तक ग्रो हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग ने अपना पूरा लोन रिपे कर दिया था।
और फैमिली को भी सोल में सेटल कर लिया था। बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था और तभी एक और मेजर डिजास्टर हो गया। जापान को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट बनाने थे, इसलिए जापान ने उनके गैरेज की ओनरशिप ले ली और एक लोकल स्टील प्लांट में मर्ज कर दिया। एक बार फिर उनके सालों की मेहनत से खड़ा किया बिजनेस उसे एक झटके में ही छीन लिया गया। चंग वापस स्क्वायर वन पे आ चुके थे। उन्हें अपने फैमिली के साथ गांव वापस लौटना पड़ा, लेकिन इस बार उनके पास 50,000 वर्ने की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वह फिर से एक बिजनेस बना लेंगे। 1946 में चंग वापस सोल आ जाते हैं और अपना कार रिपेयर बिजनेस रिस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना था पर इस बार नाम नया था, होंडाई ऑटो सर्विस। होंडाई मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर का बिजनेस ठीक चल रहा था कि तभी चंग ने नोटिस किया कि अमेरिका अपनी मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग्स बना रहा है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था। शुरुआत में उन्हें काफ़ी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 में आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिल रहे थे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जून 1950 में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है। नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स सोल के काफ़ी करीब आ चुकी थी, जिस कारण चंग को अपना पूरा काम छोड़कर अपने सेविंग्स के साथ कुशन शहर भागना पड़ता है। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बाद भी चंग हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठे। इस समय यूएस आर्मी साउथ कोरिया के साथ मिलके नॉर्थ कोरिया आर्मी से लड़ रही थी और उन्हें टेंट्स, वेयरहाउस और आर्मी हेडक्वार्टर्स की जरूरत थी। चंग ने ऑब्जर्व किया कि अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं थी, उन्हें बस रिलायबल और टाइमली डिलीवरी चाहिए थी और चंग ने अमेरिकन्स को वो ही दिया। उन्होंने एक छोटी सी टीम से वापस शुरुआत की और कैंडो मोटो अपनाया। मतलब अगर प्राइस सही है तो वो कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेने को तैयार थे। वॉर चल रही थी और ऐसे में उन्हें कई प्रॉब्लम्स आई, कई बार लॉसेस भी हुए, लेकिन एक बार जबान देने के बाद उन्होंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को बीच में नहीं छोड़ा। उनकी ऐसी रिलायबिलिटी के कारण उनके अमेरिका से काफ़ी स्ट्रांग रिलेशनशिप डेवलप हो गई। 1952 में वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन चंग को फिर भी अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे और बाद में साउथ कोरिया गवर्नमेंट ने भी कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए ब्रिजेस, डैम्स और रोड्स को भी तेजी से बिल्ड करना चालू किया। इन सब में होंडाई ने मेजर रोल प्ले किया और बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। साउथ कोरिया का सबसे बड़ा डैम स्वयं डैम और उनका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे क्यूम्बो एक्सप्रेसवे होंडाई ने ही बनाया है। 1960 में चंग अपनी अर्ली 50s में पहुंच चुके थे और एक सक्सेसफुल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक थे, बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे। चंग हजारों किलोमीटर के रोड्स बना चुके थे और अब बारी थी उन रोड्स पर चलने वाली कार्स बनाने का। 1967 में चंग ने इस्टेब्लिश की होंडाई मोटर कंपनी और 1968 में फोर्ड के साथ एक डील की, जिसमें वो फोर्ड की क्वार्टिना कार को असेंबल करने वाले थे। 2 साल तक ये जॉइंट वेंचर सक्सेसफुली चला, जिसके बाद दोनों कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होने लगे। फोर्ड ने चाहता था कि होंडा अपनी खुद की कार बनाए और इसलिए 1973 में चंग ने यह पार्टनरशिप खत्म कर दी और इमीडिएटली नए पार्टनर ढूंढने लगे। उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के लिए जनरल मोटर्स, फॉक्सवैगन जैसी कंपनी से डील करने की कोशिश की, लेकिन सबने मना कर दिया। फाइनली उसी साल उन्होंने जापान की मित्सुबिशी मोटर से एग्रीमेंट किया। मित्सुबिशी होंडाई को कार्स बनाने की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था। बेस्ट पार्ट वॉज कि इस डील में होंडाई ने अपनी ब्रीडिंग और अपने दिए नाम के साथ कार बेच सकता था। इसी दौरान साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने भी ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक आदेश निकाला कि उन्हें एक सिटीजन्स कार बनानी है, एक ऐसी कार जो अफोर्डेबल और रिलायबल हो और उसमें केवल साउथ कोरिया में बने पार्ट्स ही यूज हो। 1976 में चंग ने एक नया प्लांट सेटअप किया और होंडाई ने बनाई साउथ कोरिया की फर्स्ट एवर मास प्रोड्यूस कार होंडाई पॉनी। अफोर्डेबिलिटी के कारण ये कार साउथ कोरिया में इतनी सक्सेसफुल हुई कि देखते ही देखते होंडाई ने 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया और वहाँ की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। लेकिन एक कैच था, साउथ कोरिया का टोटल कार मार्केट केवल 30,000 कार्स का था, जो प्रॉफिटेबल होने के लिए सफिशिएंट नहीं था। ऑल्सो होंडाई पॉनी साउथ कोरिया में जितनी बड़ी सक्सेस थी,
ओवरसीज मार्केट में उतनी बड़ी फेलियर थी। कार की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, गर्मी में पेंट टूट जाता था और उसमें रेगुलरली मैकेनिकल इश्यूज आते थे। और इन रीजन से होंडा मोटर कंपनी पिछले 7 सालों से लॉसेस में चल रही थी। लोगों ने चंग से कहा कि उन्हें ये कंपनी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन चंग के डिसीजन ने सबको शॉक कर दिया। कंपनी बंद करना तो दूर, वो एक नई कार फैक्ट्री बनाने वाले थे जिसमें हर साल 3 लाख कार प्रोड्यूस हो सके। कंपनी के मैनेजमेंट को यह डिसीजन समझ में ही नहीं आया। आखिर 3000 कार के मार्केट में 3 लाख कार कौन खरीदेगा? बट चंग को इसका जवाब पता था। साउथ कोरिया इकोनॉमी तेजी से ग्रो हो रही थी और हर साल हज़ार लोगों ओवरसीज से निकलकर इकोनॉमिकली एम्पावर हो रहे थे, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में कार की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली थी। प्लस होंडा की नई कार्स को स्पेसिफिकली फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया जाने वाला था। 1980 में यह फैक्ट्री रेडी हुई और 1982 में होंडा ने कई सारी इंप्रूवमेंट के साथ अपनी पोनी 2 कार लॉन्च की। न केवल ये कार साउथ कोरिया में सुपरहिट रही, बल्कि उसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज में भी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट किया गया। अगले कुछ सालों में होंडा 4 लाख कार बेच के प्रॉफिटेबल हो चुकी थी। होंडा अब ग्लोबल लेवल पे एक डिसेंट कार कंपनी की तरह स्टेब्लिश हो चुकी थी, लेकिन वर्ल्ड का टफेस्ट और बिगेस्ट कार मार्केट यानी यूएसए को क्रैक करना अभी भी बाकी था। इंटरनेशनली एक डिसेंट कार कंपनी से एक मेजर कार कंपनी बनने के लिए यूएसए में सक्सेसफुल होना जरूरी था। होंडा ने जब यूएस मार्केट को स्टडी किया तो देखा कि जापानीज में कॉम्पैक्ट कार का सेगमेंट कैप्चर कर रखा है और यूएस कंपनी का मिड और बड़े साइज मार्केट में ऑलरेडी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। इसलिए होंडा ने सब कॉम्पैक्ट मार्केट को टारगेट किया जहाँ कंपटीशन वर्चुअली जीरो था। साथ में होंडा ने देखा कि यूएसए में सेकेंड हैंड कार का मार्केट बहुत बड़ा था। उन्होंने इन कस्टमर को सेकेंड हैंड कार के प्राइस में अपनी नई होंडा एक्सेल ऑफर की, वो भी 5 साल के वारंटी के साथ। इस स्ट्रैटेजी ने यूएस के कार के मार्केट को हिलाकर रख दिया। सेकेंड हैंड कार इंस्टेंटली होंडा एक्सेल में शिफ्ट हो गई। 1986 में होंडा ने यूएसए में करीब 1,70,000 एक्सेल्स बेची और 1987 में करीब 2,60,000। इन दोनों ही साल होंडा एक्सेल यूएसए की टॉप सेलिंग इंपोर्टेड कार बन गई। यूएस मार्केट में तब तक इतनी बड़ी इनिशियल सक्सेस किसी और कार कंपनी ने नहीं देखी थी और इसी के साथ होंडा ग्लोबल लेवल पे एक मेजर कार कंपनी की तरह इस्टेब्लिश हो गई। उसी साल 72 की एज में चंग ने होंडा से रिटायरमेंट ले ली और ऑनररी चेयरमैन का टाइटल ले लिया, जिसके बाद उनके भाई और बेटे ने कंपनी की कमांड संभाली और पहले जैसे डिटर्मिनेशन के साथ कंपनी को चलाया। होंडा आज वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट कार कंपनी है और केवल 2022 में उन्होंने करीब 40 लाख कार बेची थी। वैसे तो होंडा ग्लोबली केवल अपने कार बिजनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि होंडा ग्रुप में टोटल 42 अलग अलग कंपनी है, जैसे होंडा एलिवेटर, होंडा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और होंडा हेवी इंडस्ट्रीज, जो दुनिया की सबसे बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनी है। और होंडा के ही कारण साउथ कोरिया आज जापान को पीछे करके दुनिया की सबसे ज़्यादा शिप्स बनाने वाली कंट्री बन चुकी है। साउथ कोरिया के लिए होंडा एक नॉर्मल कंपनी नहीं है, होंडा एक इंस्टीट्यूशन है जिसने कंट्री को रिबिल्ड किया, हजारों जॉब्स क्रिएट किए और साउथ कोरिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाया। और इन सब की शुरुआत की गांव के एक ऐसे लड़के ने जिसके पास फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं थी, लेकिन उसके पास था इमेंस पैशन, एक विजन और सबसे इम्पोर्टेंट डिजायर फॉर बेटर।